दोस्तों नमस्कार। आर्ट थिंक टैंक के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं पंकज तिवारी। भारतीय मायनों में तब का समय बहुत अच्छा नहीं था। प्राकृतिक धरोहरें, कल कल करती नदियां, ऊपर नीचे तैरते उतराते पहाड़, पहाड़ों के सर्पीले राहों में सहभागी बनी हरी भरी घासों का साथ तब भी था। हवा तब भी थी, पर सुकून, खुली हवा का स्वच्छंद सांस संभव नहीं था। राजाओं, नवाबों, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता, ताकत धीरे धीरे छिनती जा रही थी। कईयों ने कंपनी के साथ बातचीत भी करी, पर जैसा कि हमेशा से रहा है कि अत्यधिक बल, अहम मनुष्य को अंधा बना देता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमारा देश भारत तमाम नए नए समस्याओं से रोज दो चार हो रहा था। किसान, सिपाही, जमींदार सभी रोज बनते नए कानूनों से परेशान थे। ऐसी स्थिति में कला किस हालत में रही होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसके बाद 1857 और उसके बाद का यह वही समय था जब भारत संपन्न होने के बावजूद लुटेरों की वजह से विपन्नावस्था को प्राप्त हो चुका था। हाँ, आप चाहे जो भी कहें, पर मैं उन्हें लुटेरा ही कहूंगा। तड़प रहा था भारत विदेशियों के चंगुल में। हालांकि 57 के विद्रोह के बाद सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगभग सभी स्तरों पर भारी स्थिति में परिवर्तन होने लगे थे। भारतीय धर्म में हस्तक्षेप से बचने तथा भारतीय राजाओं की सियासतों के सुरक्षित होने की बात भी सामने आई, पर प्रशासनिक स्तर पर अधिक कठोरता के प्रावधान भी बने। उच्च पदों से भारतीय लगभग बाहर ही हो गए। सेना का पुनर्गठन हुआ। सेना में भारतीयों की संख्या घटी, जबकि अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई। बड़े हथियार केवल अंग्रेजों के अधीन रखने की बात पास हुई। सामाजिक आर्थिक रूप से तो कमजोर कर ही दिया गया था, सांस्कृतिक रूप से भी विपन्न करने की लगातार कोशिशें हुई। बाकी बचा खुचा काम तो कला विद्यालय कर ही रहे थे। अंग्रेजी कलाकार जो लगातार भारतीय दौरे पर आते रहते थे और अपने फायदे को देखते हुए जगह जगह जाकर कृतियां बनाते रहते थे और मौका मिलते ही भारतीय कला को नीचा दिखाने से भी नहीं चूकते थे। भारतीय कला जो बिना पंख के पक्षी की भांति तड़प रही थी, जिसको आगे बढ़ाने में यदि कोई नाम दिख रहा था तो वो था राजा रवि वर्मा का। खैर, बात और आगे की करते हैं और आते हैं जोरासांको को, जिसका नाम याद आते ही आता है कलकत्ता और टैगोर परिवार। हाँ, वही कला, साहित्य एवं संस्कृति से संपन्न द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर परिवार का। यहाँ का रहन सहन तमाम झंझावातों के बावजूद भी सांस्कृतिक परिवेश से समृद्ध था। जहाँ संयुक्त परिवार का चलन, विशाल हवेली, विशाल आंगन, दीवारों पर कलाकृतियाँ, पुस्तकालय, पूजा कक्ष, वैचारिक चर्चाओं का संपन्न परिवेश था। यह जगह भारतीय नवजागरण का केंद्र भी था। यहाँ बच्चों को भी स्वतंत्र वैचारिक परिवेश में रखा जाता था। कवि, लेखक, दार्शनिक, समाज सुधारक, लगभग सभी विधाएं यहाँ हर हमेश जीवंत ही रहती थी। हम आज वहीं की बात करेंगे और करेंगे रविन्द्रनाथ के भतीजे, गिरीन्द्रनाथ के पोते एवं गुणेन्द्रनाथ और सौदामिनी टैगोर के पुत्र अवनींद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने भारतीय कला को एक अलग एवं संपन्न मुकाम तक पहुंचाया।
समय सन 1870 के आसपास का है। जोरासांकों में सुबह की हल्की धूप, संकरी गलियों में पेड़ पौधों, खिड़कियों आदि से छनकर धीरे धीरे उतर और तैर रही थी। चारों ओर अद्भुत सा दृश्य, प्रकाश एवं छाया के खेल प्रकृति के साथ मिलकर एक अनोखे दुनिया के दर्शन कराने से लग रहे थे। कच्ची पक्की सड़कों पर चहलकदमियों के भव्य नज़ारे थे। लोग धोती कुर्ता, उत्तरीय जैसे कपड़ों में अपने अपने कामों में लगे हुए थे। महिलाएं हल्के रंग की साड़ियों में बड़ी ही शालीन एवं अदब के साथ अपने में मशगूल थी। पास से ही खेत खलिहान नहरों से अपनी महक और छाप लिए हवाएं इधर उधर मगन हो घूम रही थीं। झूम रहे थे लोग, कहीं पूजा पाठ, घंटियों, शंखों की ध्वनि, तो कहीं मंत्रोच्चार होते संस्कृत के मंत्र एवं बांग्ला में प्रार्थना का पाठ, तो कहीं शिक्षा का अलग जगाता बड़ा सा विद्या केंद्र। आंगनों में तुलसी का पौधा और वहाँ का पूजा पाठ भी भव्य था। बात अब ठाकुर बाड़ी की। ठाकुर बाड़ी, जहाँ बड़े हवेली नुमा घर, बड़ा आंगन, बरामदे और ऊंची छतें थीं, जहाँ किसी एक कमरे में वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता था, तो दूसरे में तबला, सितार, पियानो की मधुर मधुर धुनों के बीच अभ्यास में मस्त कोई बालक, तो वहीं किसी और कमरे में नाटकों पर रिहर्सल करते लोग। एक ही आंगन में अलग अलग विधानों का लाजवाब संयोजन था। यहाँ भारतीय और यूरोपीय के बीच एक पुल सा रहा यह स्थल। दीवारों पर बढ़िया फ्रेम किए चित्र, तो किताब और लैंप रखते हुए ड्योटियाँ या अलमारियाँ शोभा थी यहाँ की। बालक बड़े बड़े झरोखों से बाहर देखते थे। एक अलग ही लोक नजर आता था, जिसे बड़ा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता था, कारण गोरों की छाप बाहर किसी न किसी रूप में नजर आ ही जाती थी। घोड़ा गाड़ी, सिपाही, फकीर, तो कहीं साधु। दिन बिल्कुल चहल पहल के बीच बीत रहा होता था, तो शाम और रात भी कुछ कम नहीं थी। घरों को लौटते लोग चेहरों पर थकान और उदासियां साथ लिए लौटते थे। गाय गोरुओं का रंभाना, तो पक्षियों का अपने घोंसले को लौटना भी वातावरण को बड़ा ही सुहावना बना दे रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय लगभग 10 वर्ष के थे जब उनके भतीजे अवनींद्रनाथ का जन्म हुआ। तिथि 7 अगस्त 1871 थी और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा था। घर में भारतीय परंपराएं एवं आधुनिक विचारों का सुंदर संगम पहले से ही था। परिवार में वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों पर भी खूब अध्ययन और चर्चा होती थी। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा और विचारों पर भी सहमति असहमति जैसी स्थिति हमेशा बनती बिगड़ती रहती थी। और ऐसे सहमति तथा असहमति के बीच पलते बढ़ते नन्हे बालक अवनींद्रनाथ के अंदर भी भारतीयता का बीज पनप रहा था, जो आगे चलकर उनकी कला में भारतीय परंपरा पर काफ़ी कुछ करने को प्रेरित किया। हालांकि यह वही समय था जब कला पर भी अंग्रेजियत थोपने की लगातार कोशिशें हो रही थी और भारतीय छात्र जो कला में रुचि तो ले रहे थे, पर अपने कला में अंग्रेजी प्रभाव पाकर खुश भी थे। शैली, भाव, विचार सभी पर उन्हीं का प्रभाव था और कला पर यह प्रभाव प्राप्त कर लेने वाले खुद को संपन्न कलाकार मान बैठते थे। उधर पाश्चात्य विचारकों द्वारा भारतीय प्रभाव को कमतर आंकने का प्रयास लगातार जारी था।
अवनींद्रनाथ जो बचपन से ही कला को लेकर सजग थे, फूल पत्ती जीव जंतु रहन सहन में प्रकृति की उपयोगिता पर बारीकी से नज़र रख रहे थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ऐसे ऐसे रेखांकन बना डाले थे कि लोग देखकर दंग हो जाते थे। संस्कृत में खूब अध्ययन करने वाले अवनी का आगे चलकर दाखिला कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हो गया, जहां इतालवी चित्रकार सिग्नोर गिलहार्डी से पेस्टल रंग, जल रंग, लाइव स्टडी सहित और भी कला की बारीकियां उन्होंने सीखी। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।